हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंटेंट। तो आज हमारे सामने यहाँ पे BEML का स्टॉक है। यहाँ पर अक्टूबर सीरीज और नवंबर सीरीज के अंदर हमने सारे के सारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है HCL से लेकर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स तक सारे के सारे कवर कर लिए। लेकिन इसमें BEML जो हमने इसमें भी इंटरेस्ट दिखा था, लेकिन ये मैंने कहा था तब कि हम इसके ऊपर स्टडी जो है वो लास्ट में करेंगे अक्टूबर और नवंबर सीरीज के अंदर। तो BEML को लास्ट में स्टडी करने का एक रीजन मैंने बताया था कि इसके अंदर थोड़े से पॉइंट्स है यहाँ पे कि ये कंपनी डेट फ्री भी नहीं है और थोड़े पॉइंट्स इसके डीपली मुझे स्टडी करने हैं, इस वजह से हमने इसको लास्ट में लिया था। तो एक रीजन और भी ऐसा है कि BEML एक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड रेलवेज एंड मेट्रोज में है, जबकि डिफेंस सेक्टर में थोड़ी सी कम है यहाँ पर, लेकिन कम है। तो इसी वजह से हमने इसको लास्ट में भी लिया था और इसके बाद हम जो है अक्टूबर नवंबर सीरीज जो डिफेंस सेक्टर के ऊपर कवर की थी, अभी हम नवंबर दिसंबर सीरीज जो बनाएंगे वो रेलवेज एंड मेट्रोज के ऊपर बनाएंगे। जितने भी रिलेटेड स्टॉक्स है रेलवेज से मेट्रोज से यहाँ पे उनके ऊपर स्टडी करेंगे। तो अभी BEML जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर के अंदर भी आता है और यहाँ पे थोड़ा सा रेलवेज एंड मेट्रो सेक्टर के भी अंदर आता है। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर BEML सबसे ज्यादा एक्टिव है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ी सी डीपली स्टडी करके कुछ नेगेटिव प्लस पॉइंट्स निकाल के इसके ऊपर अच्छी खासी स्टडी करके और साथ ही साथ यहाँ पे रेलवे सेक्टर के अंदर भी हम एंटर कर रहे हैं आज के बाद। इसी वजह से मैंने BEML को लास्ट में लिया था। तो अभी BEML के बारे में हम सारी की सारी A to Z जो चीज़ें हैं वो जान लेंगे यहाँ पर। और अगर डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे HCL से लेकर गार्डन रिच बिल्डर्स तक जितने भी वीडियोज बनाए हैं वो अगर आपने देखे नहीं होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक देके रखिए, वो जाके देख लो एक बार। एनुअली रिपोर्ट के बेस पर वो सारे के सारे वीडियोस जो है बनाए गए हैं यहाँ पर। तो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, BEML के बारे में सारी चीजें जानते हैं यहाँ पर। तो अगर वीडियो अब तक का अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, आगे देखते रहिए। अगर आगे अच्छा लगा तो उसको भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है क्वेरी होगी या फिर पिछले जितने भी वीडियोस बनाए उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है क्वेरी होगी नीचे कमेंट करना और लाइक पक्का कर देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। लाइक पक्का कर देना। तो अब यहाँ पर BEML जो है एक्चुअली करता क्या यहाँ पर, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इसका जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो कहाँ से कितना कितना आता है उसको भी एक बार देख ले। तो यहाँ पे माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन से इसका 49% रेवेन्यू जनरेट होता है और उसके बाद में हम रेलवेज एंड मेट्रो, भले ही यहाँ पे रेलवेज एंड मेट्रो कम है, यहाँ पर 36% ही है और यहाँ पे जो डिफेंस सेक्टर है वो सिर्फ खाली यहाँ पे 15% ही है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे आने वाले कुछ समय में, मैंने इसलिए ही इसको लास्ट में और इसलिए चुना क्योंकि ये रेलवेज एंड मेट्रो से रिलेटेड स्टॉक है। BEML 36% है रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है, टोटल रेवेन्यू से यहाँ पे जितना भी है उतना रेलवे से सिर्फ और सिर्फ 36% जनरेट होता है। लेकिन आने वाले कुछ समय के अंदर यहाँ पे माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन के जो 49% हमको रेवेन्यू जनरेट होते हुए दिख रहा है वो भी इसको क्रॉस कर सकते हैं आने वाले मतलब समय में। मतलब यहाँ पे मिनिमम 4 से 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 4 से 5 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे अंदाज हो सकता है यहाँ पर जिस तरीके से इसके ऑर्डर्स बन रहे हैं, जो नए नए GRs आ रहे हैं गवर्नमेंट्स की यहाँ पे रेलवे से लेकर जितने जितने स्कीम्स बन रही है यहाँ पे रेलवेज एंड मेट्रो से लेकर, वो सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 36% से यहाँ पे कुछ बढ़ोतरी इसके अंदर हो सकती है रेवेन्यू के अंदर रेलवे से और मेट्रो से रिलेटेड। तो अभी हम एक एनुअल रिपोर्ट भी है हमारे पास, एनुअल रिपोर्ट जो है यहाँ पे, एनुअल रिपोर्ट से ज्यादा मैं कहना चाहूंगा ये एक हमारे पास एनुअल रिपोर्ट के अलावा भी यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हर कंपनी यहाँ पे BSE की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन देती है, वहां पे भी आप लोग देखना बहुत जरूरी है। तो ये जो है हमारे पास वो बिजनेस प्रेजेंटेशन है, खाली 15, 21, 20 पेजेस का होता है यहाँ पर। तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक भी देके रख रहा हूँ, उसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा काम आती है। साथ ही साथ एनुअल रिपोर्ट की लिंक भी देके रख रहा हूँ, उसको भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल कैसा है यहाँ पर। तो डिफेंस सेक्टर से यहाँ पे जितना भी है इनकम मैंने आप लोग को बता दिया वो कितनी कितनी आती है यहाँ पर। उसके बाद में रेलवेज एंड मेट्रो जो यहाँ पे जितनी भी इंडिया के अंदर यहाँ पे जितनी भी मेट्रोज चल रही है उसकी जो 44% मेट्रोज है ना वो BEML ने मैन्युफैक्चर किए है यहाँ पर। उसके बाद में माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे वो सबसे बड़ा लीडर है यहाँ पे मार्केट के अंदर। जैसे कि कोल इंडिया है, उसके लिए जो बड़े बड़े ट्रक्स रहते हैं बहुत बड़े बड़े, कोल इंडिया वाले, मैं नीचे प्रोडक्ट्स है इसके प्रोडक्ट की लिस्ट वो भी दिखाऊंगा कि मतलब ऐसे प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे है, मतलब एक प्रोडक्ट बना दिया और उसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन डाल दी वहां पे कि ऐसे 100 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पर, 100 ट्रक्स बन रहे हैं माइनिंग की, कोल इंडिया के लिए वो बना रहे हैं यहाँ पर। नहीं, एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट होता है और साल भर में एक ही बनता है और एक ही कंपनी के लिए ये बनाती है। तो एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट जो होता है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट होता है, उस टाइप के ये हेवी, इसका नाम ही ऐसा है BEML, भारत हेवी अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो नाम लेना थोड़ा कठिन है यहाँ पर, इसलिए BEML शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। तो माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद में यहाँ पे रेल एंड मेट्रो आते हैं। खास करके मैंने आप लोग बताया रेल एंड मेट्रोस के लिए यहाँ पे लिया है मैंने यहाँ पर। उसके बाद में डिफेंस सेक्टर आता है यहाँ पर। तो अभी नीचे जाते हैं यहाँ पर और इसकी प्रोडक्ट लिस्ट जो है यहाँ पर उसको भी एक बार देख लो आप कि मतलब 4 नंबर पेज जो है यहाँ पर, 4 नंबर पेज के ऊपर इसका इवोल्यूशन कैसा हुआ उसके ऊपर भी देख लो एक बार। आप लोग
एक बात ध्यान में रखना, ये PDF 1 है, एनुअल रिपोर्ट नहीं, कॉर्पोरेट बिजनेस प्रेजेंटेशन है। उसके अंदर 4th नंबर पेज अगर देखोगे यहाँ पे तो 1964 से लेकर यहाँ पर 2022 तक इतने किस तरीके के यहाँ पे इंप्रूवमेंट किए खुद के अंदर, कि मतलब रेल कोचेस पहले बनाती थी, उसके बाद में डिफेंस में भी आ गई, फिर उसके बाद में मेट्रो कार्स हो गए, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो कोल इंडिया को जो सप्लाई करते हैं यहाँ पर, मतलब कि माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में दोनों में है यहाँ पर ये, तो इंडियाज बिगेस्ट माइनिंग इक्विपमेंट्स भी बनाती है ये। और उसके बाद में यहाँ पे ड्राइवरलेस मेट्रोज भी बनाई, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना वो एरियल व्हीकल जो है अभी रिबिल्ड नहीं हुआ है, इसका नाम नहीं पता है यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पे एरियल व्हीकल जो होते हैं यहाँ पर, जो एक ड्रोन सिस्टम कह सकते हैं हम यहाँ पे इसको, उस टाइप की वो यहाँ पे ये डेवलप कर रहे हैं। ये अभी कॉन्सेप्ट ही है यहाँ पर, लेकिन 2022 में यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है यहाँ पर, अभी तक प्रोडक्ट ये बना हुआ नहीं है यहाँ पर। लेकिन अभी आते हैं पेज नंबर 7, 8 और 9 के ऊपर। तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट्स बनाती है यहाँ पर, जैसे कि डोजर्स हो गए यहाँ पर, फिर डंप ट्रक्स हो गए यहाँ पर। डंप ट्रक्स देखो ये कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पर, तो मतलब ये जो इसका चक्का है ना, इसके 2 आदमी खड़े हो गए यहाँ पर 5-5 फुट के, तो एक चक्का इसका बनता है यहाँ पर, इतनी हाइट है इसकी, 10 फुट की हाइट है, तो इतने बड़े बड़े ट्रक्स रहते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे जितने भी ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ये माइनिंग के इक्विपमेंट्स है यहाँ, सॉरी माइनिंग के लिए यूज होने वाले यहाँ पे प्रोडक्ट्स है यहाँ पर। कितने बनते हैं साल में, 1 या 2, ऐसे इतने बड़े हेवी प्रोडक्ट्स है यहाँ पर ये बनाती है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा सेगमेंट कौन सा है यहाँ पे रेवेन्यू का, ये है माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। लेकिन अभी ड्राइवरलेस ट्रेन्स की बात कर ले यहाँ पर, मेट्रोज की बात कर ले यहाँ पे, मेमू, सेमू, एस्मू, ये सारी की जो ट्रेन्स है ना यहाँ पे, ये जो है मेमू ट्रेन्स कौन सी होती है यहाँ पे, जो मुंबई की लोकल ट्रेन्स देखते हो लटक के जाते हैं ना वो बाहर, वो वाली ट्रेन्स होती है यहाँ पर। फिर उसके बाद में ये ड्राइवरलेस मेट्रोज होती है, या फिर ड्राइवर वाले मेट्रोज जितनी भी है यहाँ पे, दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, कोलकाता, मुंबई। और उसके बाद में यहाँ पे मेन लाइन पैसेंजर कोचेस पता है आप लोग को, ये सारी की सारी ये कंपनी बनाती है यहाँ पर। तो मैंने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में बताया था, शुरुआत में नहीं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर, कि इंडिया के अंदर जितनी भी मेट्रोज अभी चल रही है उसमें से 44% मेट्रोज जो है यहाँ पे BEML ने ही बनाई है। तो अभी ये आंकड़ा अभी के लिए इतना है, तो आप आगे सोच सकते हो कि रेलवेज के हिसाब से यहाँ पे कितना बड़ा इसको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है, कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स भी मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर, ये भी सोचने वाली बात है। और PDF नंबर 2 के अंदर एक चीज़ मैं और बताऊंगा, वंदे भारत से रिलेटेड चीज़ है वो, कि इसको वंदे भारत की तरफ से भी, मतलब जो ट्रेन बन रही है यहाँ पर, उसके भी ऑर्डर किस तरीके से मिल सकता है, ये क्लियरली मेंशन हुआ है यहाँ पर इसके एनुअल रिपोर्ट के अंदर। वो दूसरी PDF है यहाँ पर, उसके अंदर भी बताऊंगा। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स देख लिए जाए यहाँ पर, तो मतलब एक्चुअल में ऐसे नहीं है कि यहाँ पर वो वेपन्स ही बनाती है यहाँ पर, जैसे कि हाईली मोबिलिटी व्हीकल्स हो गए, या फिर उसके बाद में ट्रेलर्स हो गए, फिर उसके बाद में यहाँ पे एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर्स हो गए। तो ऐसी भी चीज़ें जो मतलब सिर्फ वेपन्स, जैसे कि हमने HL देख लिया यहाँ पर, फिर उसके बाद में बाकी के भारत डायनेमिक्स देख लिए, वो जैसे वेपन्स बनाती है सिर्फ और सिर्फ, वैसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाती यहाँ पर सिर्फ। यहाँ पे जो उसके आर्मी नेवी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूजफुल होते हैं यहाँ पर, या फिर हम जो एयरफोर्स में काम आने वाले यहाँ पे एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनाती है। लेकिन इसका जो सेगमेंट है ना यहाँ पे, रेवेन्यू का सेगमेंट डिफेंस के अंदर, ये बहुत कम है, इसलिए हम रेलवेज के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी ट्रांसफॉर्म कर रही है यहाँ पे जो नवंबर दिसंबर सीरीज है, वो रेलवे स्टॉक्स के ऊपर होगी यहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर रेलवेज के ऊपर फोकस करते हुए मैंने मेट्रोस के अंदर जितना बताया, वैसा ही अभी इंडियन रेलवेज के अंदर जो वंदे भारत ट्रेन बन रही है यहाँ पर, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है यहाँ पर। ये चीज़ बता रहे हैं कि ये वंदे भारत ट्रेन के लिए लगने वाले जो बोगीज है उनकी ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ी होगी कि सारी की सारी बोगीज जो है, व्हील्स जो है वंदे भारत के लिए बनने वाले, वो सारी की सारी मेड इन इंडिया ही होने वाले हैं। तो उसी वजह से ये अभी तक कंफर्म नहीं हुई चीज़, ये गवर्नमेंट अभी सोच ही रहे हैं कि इनको क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दिया जाए, ये सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे इनके जो डायरेक्टर है, CMD है यहाँ पर, चेयरमैन एंड डायरेक्टर, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली कहा है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, उनका मैसेज है यहाँ पे कि ये चीज़ जो है हमको बोगीज बनाने के ऑर्डर्स जो है वो मिल सकते हैं। अभी तक क्लियर नहीं हुई है ये चीज़, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी है 99% की ये सारी चीज़ें इनको ही मिलेगी। अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे मेट्रोज बनाने के लिए, लेकिन अभी इंडियन रेलवेज के अंदर जो अलग अलग कोचेस बनते हैं, जैसे कि पूरी पूरी वंदे भारत ट्रेन हो गई या फिर उसकी बोगीज हो गई, ये सारी चीज़ें जो है इनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिल सकती है, ये ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और इसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी छोटी सी नजर डाल लेते हैं। PDF 1 में आ जाओ, इसके अंदर जो बिजनेस कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आ जाओ, उसके अंदर 11 नंबर के पेज के ऊपर देखोगे तो ग्लोबल मार्केट आपको इसका दिखेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि एक्सपोर्ट कितना बड़ा है, एक्सपोर्ट का टर्नओवर देखोगे यहाँ पे 2020 के बाद से इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब यहाँ पे जो 2019-20 में 62 करोड़ हुआ करता सिर्फ और सिर्फ, वो 2021 में यहाँ पे 463 करोड़ हो गया है यहाँ पर। उसके बाद में
21-22 में 565 करोड़ हो गया है। तो मतलब ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, जो मतलब कि कम होना चाहिए था यहाँ पे 21 के बाद 2020 के बाद, वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका जो एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पे इंडियन जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं इंडिया के अंदर, इसके सारे जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं यहाँ पर। तो जो एक्सपोर्ट और जो देख लिया जाए यहाँ पर, तो 1200 से ज़्यादा इक्विपमेंट जो है वो 69 कंट्रीज़ को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो मैप देख लोगे यहाँ पे, आप आराम से देखना यहाँ पे कि मैप किस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका लिया जाए, लैटिन अमेरिका लिया जाए, अफ्रीका लिया जाए, यूरोप लिया जाए, मिडल ईस्ट लिया जाए या फिर एशियन कंट्रीज ली जाए, ये सारे के सारे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे सप्लाई करते हैं। डिफेंस से रिलेटेड हो, रेलवे से हो, माइनिंग से हो। डिफेंस के अंदर इजराइल से लेकर भूटान तक सप्लाई करते हैं। रेलवे के अंदर यहाँ पे श्रीलंका और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं यहाँ पर। जैसा कि हमारे जो इंडिया के एक आत्मनिर्भर प्रोग्राम के तहत कहा गया है कि यहाँ पर जो हमारे आजू बाजू की कंट्रीज है उनको भी यहाँ पे रेलवे इतनी वर्ल्ड क्लास बनाई जा रही है कि वो श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी भी कंट्रीज को यहाँ पे सप्लाई की जा रही है। ऑब्वियसली इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रेलवे कोचेस के साथ साथ ही मेट्रोज भी होंगी यहाँ पर। और माइनिंग कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स देख लिए जाए तो अक्रॉस ग्लोब है यहाँ पर, सभी के सभी यहाँ पे मैप के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर कुछ ऐसी है बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रही है, कुछ जो है हम आगे बात करेंगे। छोटी सी नेगेटिविटी दिख रही है इसके अंदर, नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इसके ऊपर थोड़ी डीपली स्टडी करेंगे। और ये जो है यहाँ पे अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर एकदम लास्ट में बताऊंगा BEML, तो इसी वजह से ये मैं लास्ट में बता रहा हूँ। तो अभी इसके ऑर्डर बुक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑर्डर बुक के अंदर एक बार देख लिया जाए तो हमको पता चलेगा यहाँ पर कि ऑर्डर बुक किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। तो ऑर्डर बुक के अंदर जो है 1920 के अंदर 9,795, सॉरी ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा आंकड़ा जो है 9,800 करोड़ का पकड़ लेते हैं। यहाँ पर 9,800 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर बुक देखने को मिल रही थी। उसके बाद में ये ऑब्वियसली इसके अंदर ग्रोथ हुई है। 2021 में 11,363 करोड़ की हमको देखने को मिल रही है ऑर्डर बुक। लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे 21-22 में यहाँ पे थोड़ी सी ये ऑर्डर बुक जो है 13,000 करोड़ के ऊपर जानी चाहिए थी, 15,000 करोड़ के ऊपर जानी चाहिए थी। उसके बदले में यहाँ पे 9,192 करोड़ के ऊपर आके टिकी हुई है। मतलब ये थोड़ी सी कम हो गई यहाँ पर। लेकिन इसके पीछे एक दो रीजंस ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक क्वार्टरली यहाँ पे कोई भी क्लाइंट हो क्वार्टरली देता होगा, एनुअली देता होगा। तो ऑब्वियसली ये जो है ऑर्डर क्लोज होते होते यहाँ पे, सॉरी ये वाली ऑर्डर क्लोज होते होते यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 22 क्लोज होते होते यहाँ पर इतनी ऑर्डर भरी हो। नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 22 चालू है यहाँ पर, जो हम बात कर सकते हैं अप्रैल मई जून, उस वक्त यहाँ पे नई ऑर्डर्स और मिली हो तो वो आंकड़ा जो है ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 23 कंप्लीट होते होते यहाँ पे जो नई ऑर्डर बुक देखने को मिलेगी वहाँ पे किस तरीके से ये काम करेगी यहाँ पे। मतलब जो 11,000 करोड़ है उसके बाद में 9,000 करोड़ हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 23 का जो यहाँ पे पैराग्राफ दिखेगा आपको, यहाँ पे ग्राफ जो है वो दिखेगा, जो बार दिखेगा यहाँ पे, वो हो सकता है यहाँ पे 13,000-14,000 करोड़ का भी हो सकता है। तो ये सारे अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। ये एक ही एनुअल रिपोर्ट के अंदर हम नहीं समझ सकते। यहाँ पे 2-3 जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं उनको कंपेयर करके यहाँ पे जो 2-3 एनुअली जो रिपोर्ट्स आते हैं ऑर्डर बुक्स की हो, सेल्स की हो, जब कंपेयर करते हैं अप्स एंड डाउन्स क्यों है ये, तो वो डिटेल में पता चल जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हम अगर एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 22 की है इसमें डीपली स्टडी करें ना, बहुत ज़्यादा डीपली, इसके 294 पेजेस है उनको भी स्टडी करें तो पता चलेगा कि ये जो ऑर्डर्स है कम क्यों हुई, ज़्यादा क्यों हुई, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है ऑर्डर बुक का एकदम से हम वैल्यू नहीं कर सकते, थोड़ा सा प्लस माइनस है कि एक्चुअल में किस वजह से हुई ये चीज़, कि इसके अंदर क्यों यहाँ पे ग्रोथ दिखी, यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर बुक के अंदर थोड़ी वैल्यू कम दिख रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में ऑब्वियसली ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अभी ना इसके एनुअल रिपोर्ट के ऊपर आ जाते हैं। एनुअल रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे पेज नंबर 134 और 135 देख लेंगे यहाँ पर, तो हमको क्या दिखेगा यहाँ पे, इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड बैलेंस शीट्स देखेगी यहाँ पे और ये सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, क्या है, एसेट्स कितने हैं, नॉन करंट, करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज कितनी है, क्या है, और कैश बैलेंस कितना है, और यहाँ पे साथ ही साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं। दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें होती है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। इस टाइप के वेबसाइट के ऊपर जब आप आते हो, मैं हर वीडियो में कहता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस देख ले, बैलेंस शीट देख ले, यहाँ पे सारी चीज़ें ना क्लियर नहीं होती। इसके सब पॉइंट्स भी होते हैं यहाँ पे, जैसे बोरोइंग्स है तो कौन सी है, क्या है, कितनी है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, लीज लाइबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हर साइट्स के ऊपर नहीं दिखती, वेबसाइट्स के ऊपर नहीं दिखती कि ये डीपली क्या है। यहाँ पर अगर हम एसेट्स देख ले तो एसेट्स है तो कितने हैं, यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं, कैश इक्विवेलेंट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कैश कितना है, कैश बैलेंस कितना है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं, यहाँ पर दोनों डिफरेंट चीज़ें, नगद है और कितनी एफडीज है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हम एनुअल रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे क्लियरली मेंशन होती है, क्लियरली दिखाई देती है। यहाँ पे टोटली कहा गया है यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है और बैंक बैलेंस कितना है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी बहुत जरूरी होती है। तो अभी एक चीज़ और समझ लो कि इस बैलेंस शीट के अंदर जो आंकड़े दिए गए वो लैक्स में दिए गए। ऊपर में देखो हर वीडियो में बताता हूँ कि आंकड़ा जो है करोड़ में नहीं होता है, यहाँ पे लैक्स में
होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे लैक्स वाला आंकड़ा जो है यहाँ पे वो कन्वर्ट करके बताता हूँ करोड़ में। तो अभी कंपनी जो है यहाँ पे डेट फ्री नहीं है, क्लियरली बता देता हूँ। मैंने इसी वजह से ये वीडियो लास्ट में भी बनाया था कि कंपनी जो है वो डेट फ्री नहीं है। कंपनी के ऊपर यहाँ पे लीज लाइबिलिटी के साथ साथ ही यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यहाँ पे बोरोइंग्स भी है। तो इस वजह से यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग को भी हमको यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने क्रेडिट रेटिंग जो है यहाँ पे इसके पास क्रिसिल की नहीं ICRA की रेटिंग है यहाँ पर, तो उसके अंदर ना थोड़े से पॉइंट जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को देख ले या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को देख ले, यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को देख ले। यहाँ पे जो है ना वो स्टेबल रेटिंग जो होती है एक की, मतलब जो बाकी हमने पिछले जितने भी हुए स्टॉक्स उसको स्टडी किया था उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो देखी थी। यहाँ पे AAA की देखने को मिली थी जो कि एक स्टेबल रेटिंग मानी जाती है। यहाँ पर AAA सबसे टॉप की रेटिंग हो जाती है, जबकि यहाँ पे ICRA के द्वारा इसको जो रेटिंग मिली है यहाँ पे लॉन्ग टर्म की देख लीजिए, शॉर्ट टर्म की देख लीजिए यहाँ पे, वो कैसी है यहाँ पर, वो यहाँ पे हमको A1+, A+ ऐसी दिखाई दी गई है यहाँ पर। तो इस वजह से ना थोड़ा सा यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है कि कंपनी के यहाँ पे बोरोइंग्स है उसका जो एक परफॉर्मेंस कह सकते हैं हम यहाँ पे वो किस तरीके से हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर यहाँ पे AA+ की भी रेटिंग होती तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ तो स्टेबल लगता काम। यहाँ पे AAA बहुत दूर की बात है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ A+ की रेटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा एक डाउटफुल क्रिएट करता है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, उसके बाद में यहाँ पे कंपनी के थोड़े बैलेंस शीट देखे थे मैंने, उसके बैलेंस शीट्स के अंदर यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है यहाँ पे बहुत ही कम है। बाकी कंपनी के पास यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भले ही बहुत कम हो, साथ ही साथ उनका कैश बैलेंस जो है बैंक में बैलेंस जो FD के स्वरूप में होता है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ के तो भी अब तक हमने देखे हैं। लेकिन इस कंपनी के जो है यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है यहाँ पे वो हमको टोटल अगर यहाँ पे देख ले तो 11 करोड़ के ही देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। एनुअल रिपोर्ट के अंदर आते हैं, एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी देख ले यहाँ पर तो कितने के देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 16 करोड़, या फिर हम यहाँ पे बैंक बैलेंस देख ले यहाँ पे वो कितने के देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे वो 11 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से भी कम, जबकि हमने बाकी केस में देखा था यहाँ पे कम से कम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है बाकी वाले जो स्टॉक्स थे पिछले HCL की बात कर लिया, फिर उसके बाद में हम गार्डन रीच कोचिन शिपयार्ड की बात कर ली, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कम से कम 200-250 करोड़ के आसपास थे। और जो कैश बैलेंस था यहाँ पे बैंक बैलेंस जो होता है FD के स्वरूप में वो 2000 से 2500-3000 करोड़ का ऐसा देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही कम देखने को मिल रहा है मुझे, जबकि इसकी इन्वेंटरीज देख लेना हम, यहाँ पे इन्वेंटरीज जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। यहाँ पर इन्वेंटरीज के अंदर यहाँ पे हमको 2200-300 करोड़ का 2300 करोड़ के आसपास का हमको देखने को मिलता है इन्वेंटरीज के अंदर। और ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं यहाँ पे जो मार्केट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स जो क्या होते हैं यहाँ पे, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे, वो हमको यहाँ पे 1100 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। ये सेम चीज़ जो है ना ये एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पे भी दिखाई गई है। मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ये वाली चीज़ क्योंकि यहाँ पे आंकड़ा जो है ना वो करोड़ में है, इसलिए आपको समझ में तकलीफ नहीं होगी। जबकि यहाँ पे जो आंकड़ा है यहाँ पर अगर आप इन्वेंटरीज देखोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है 2,07,284 लाख ऐसा यहाँ पे बताया गया है। जबकि इसको कन्वर्ट कर दिया जाए ना यहाँ पे तो ये आंकड़ा यहाँ पे 2000 करोड़ के आसपास का बनता है। तो यहाँ पे सेम वही आंकड़ा देखने को मिल रहा है 2300 करोड़ के आसपास इसके इन्वेंटरीज है और ट्रेड रिसीवेबल्स जो है यहाँ पे वो 1100-1200 करोड़ के आसपास के है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैश इक्विवेलेंट्स, कैश बैलेंस और इन्वेंटरीज और ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या फ़र्क है वो बताने के लिए कि यहाँ पे भले ही कैश इक्विवेलेंट्स कैश बैलेंस कम हो 11 करोड़ और 16 करोड़ ही हो, यहाँ पे टोटल कर दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 31-32 करोड़ हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कंपनी के पास ना इन्वेंटरीज फुल है। इन्वेंटरीज का क्या मतलब होता है, यहाँ पे अदर प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स जो सारी चीज़ें होती है कंपनी ने पहले से खरीद कर रखी है बनाने के लिए, सप्लाई करने के लिए। इसी वजह से ये सारा जो पैसा है यहाँ पे अटका हुआ है। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स वो चीज़ होती है अगर मैंने सामने वाले को सप्लाई कर दिया है वो सारी चीज़ें पहले ही, लेकिन अभी उससे पैसा लेना बाकी है। सीधी सिंपल सी बात है, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्रेडिट पे देना ऐसी चीज़ होती है वो, यहाँ पे अभी मैंने उसको माल सप्लाई कर दिया लेकिन उसके सामने से मुझे अभी पैसे आने बाकी है तो उसी को ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। तो अभी 1100-1200 करोड़ के आसपास इसके ट्रेड रिसीवेबल्स बाकी है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर दिए ये यहाँ पे कि इन्वेंटरीज कितने की है 2300 करोड़ की, उसके बाद में यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं यहाँ पे 1200 करोड़ के, तो इतनी अमाउंट इनके पास अभी भी है एसेट्स के रूप में पकड़ लो इसको। लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा खटकता है कि कैश इक्विवेलेंट्स ना हो, यहाँ पे कैश ना हो, नगद ना हो कंपनी के ऊपर पास, ठीक बात है यहाँ पे आती जाती रहती है। लेकिन कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, FDs जो कहते हैं हम उसको, वो होना बहुत ज़रूरी है जो इस कंपनी के पास यहाँ पे खाली यहाँ पे 11-12 करोड़ ही है। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ ना थोड़ी सी खटक रही बैलेंस शीट के अंदर। अदरवाइज हम प्रॉफिट एंड लॉसेस देख लेना इसके, आप इसके अंदर भी देखा करो
एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉसेस देखा करो कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर आंकड़ा जो है लैक्स में होने का कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे आप लोग को, इसलिए मैं इस वेबसाइट्स के ऊपर दिखाता हूँ। तो आंकड़ा हम पिछले 10 साल का डेटा देख लिए तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी खासी हो रही है, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 3400 करोड़। फिर यहाँ पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हुआ था। ये क्यों हुआ था आप लोग को सभी लोग को पता है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे 3000 करोड़, फिर उसके बाद में 3500 करोड़, फिर यहाँ पर इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 22 खत्म हुआ है, ये मार्च महीना, उसके अंदर हमको 4300 करोड़ की यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके अगले साल यहाँ पर ऑब्वियसली जो आंकड़ा है ऑब्वियसली बढ़ेगा। यहाँ पर ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है जो लास्ट 3 क्वार्टर्स 2 क्वार्टर्स हमको देखने को मिले उस वजह से। तो अभी इसके अंदर अच्छा खासा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जनरेट हो रहा है 5% से अभी 8% देखने को मिल रहा है इस साल। नेक्स्ट ईयर भी इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8% का ही होगा। तो अभी इस सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने बैलेंस शीट भी बता दी आप लोग को। बैलेंस शीट के अंदर किस तरीके से अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं, इन्वेंटरीज कितनी है, रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, फिर उसके बाद में कैश बैलेंस कितना है, बोरोइंग्स कितना है। बोरोइंग्स के अंदर भी एक चीज़ बताना रह गया यहाँ पर कि बोरोइंग्स जो है कंपनी के ऊपर, बोरोइंग्स देख लीजिए यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, यहाँ से 700 करोड़ के आसपास का इसका कर्जा है यहाँ पर। तो अभी बोरोइंग्स के अंदर एक्चुअल में कर्जा कितना, कैसा, कहाँ का कितना है, तो शॉर्ट टर्म का सीधा मैंने बताया था इसके सब पॉइंट्स रहते हैं बोरोइंग्स के अंदर। तो शॉर्ट टर्म में जो है यहाँ पे वो कंपनी के ऊपर यहाँ पे कितना है, 823 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है। उसके बाद में लीज लाइबिलिटी जो है वो 9 करोड़ की है। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी कर्जा नहीं है यहाँ पर। और एक चीज़ बता दूँ कि लास्ट टाइम जैसे कि मैंने अदर जो कोचिन शिपयार्ड की बात कर लिया या फिर गार्डन रिच की बात कर लिया, उसके अंदर ना लीज लाइबिलिटी थी। यहाँ पे सीधा सीधा बोरोइंग्स के अंदर बता देते हैं आंकड़ा और आप लोग को लगता है कि वो एक उनके ऊपर डेट है, कर्जा है। लेकिन कर्जा कहाँ से, लीज लाइबिलिटी है जो लॉन्ग टर्म नॉन करंट में आती है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ और बॉन्ड्स इशू किए गए हैं या फिर कंपनी के पास अपने एक्चुअल में बैंक से लिया हुआ कर्जा है। ये चीज़ें समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। कौन सी बैंक से लिया है कर्जा, या फिर बॉन्ड्स इशू किए गए, या फिर लीज लाइबिलिटी है। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको प्रेजेंट की जाती है। तो वो जो सब पॉइंट्स होते हैं बोरोइंग्स के अंदर ऑब्वियसली देखा करो, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो कंपनी के ऊपर इतना कर्जा है और उसके अंदर लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है या फिर लीज लाइबिलिटी है, ये चीज़ भी मैंने आपको लोग को बता दी है। और प्रॉफिट एंड लॉसेस के अंदर भी सारी चीज़ें बता दी है कि रेवेन्यू सेल्स जो है वो कैसे ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कैसे यहाँ पे ग्रोथ हो रही है इसके अंदर। बाकी सारी नेगेटिव प्लस चीज़ जो है मैंने वीडियो में शुरुआत में ही बताई दी थी। उसके बाद में ये जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन, इसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रख रहा हूँ, उसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट जो है उसको भी पढ़ लीजिएगा। और मैं बार बार बता रहा हूँ यहाँ पे कि बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, इसलिए कुछ शब्द जो है वो डगमगा रहे हैं मेरे यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको इग्नोर करो और इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। तो अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई है। और एक चीज़ देख लो यहाँ पे कि इसका जो अभी का प्राइस है यहाँ पे 1490 के आसपास चल रहा है। और इसके चार्ट को भी देख लिया जाए एक बार तो वो अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। तो ये प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बीच में ये थोड़े से अप्स एंड डाउन थोड़े से रिस्की हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की नहीं हो सकते यहाँ पर। तो उसको आपने टेक्निकली फंडामेंटली यहाँ पे स्टडी करनी है। उसके बाद में यहाँ पे डिसीजन लेना है कि इसके अंदर पैसा लगाना है या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ, आप दोनों यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन और एनुअल रिपोर्ट पढ़ो और आने वाले कुछ नेक्स्ट क्वार्टर्स की भी स्टडी करो। उसके बाद में डिसीजन लो कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है यानी। अदरवाइज ये रेलवेज में जो डेवलपमेंट हो रही है उस वजह से यहाँ पे मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके बदौलत ही यहाँ पे रेलवे कोचेस, वंदे भारत की भी ऑर्डर्स मिल सकती है। साथ ही साथ जो मेट्रोज है 44% इंडिया के अंदर जो है ना वो यही मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है। और इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दूं कि अमित बैनर्जी जो इसके CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो लास्ट 38 ईयर्स से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। और लास्ट 38 ईयर्स से इनका एक ही बिजनेस के अंदर फोकस है, जो जैसे मैंने यहाँ पे डिफेंस सेक्टर बताया, फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग का सेक्टर बताया, और उसके बाद में यहाँ पे मेट्रोज एंड रेलवेज का सेक्टर बताया। तो ये जो इसके CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, पिछले 38 ईयर्स से रेलवेज के, मेट्रोज के ऊपर ही सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनको जो बिजनेस डिपार्टमेंट दिया गया है, जो संभालना है उनको, वो खास करके यहाँ पे रेलवेज एंड मेट्रोज में ही है। तो ये यहाँ पे रेल एंड मेट्रोज में चीफ ऑफ RD भी रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं, उसके बाद में डायरेक्टर बने। और अभी खास करके लास्ट 21 में, अगस्त 21 में ये कंपनी के, पूरे कंपनी के यहाँ पे इनके अंदर सारी चीज़ें आती है, लेकिन खास करके यहाँ पे
रेल एंड मेट्रो बिजनेस खास करके इनके हाथ में आता है। तो यहाँ पे ये चेयरमैन बने यहाँ पे BEML के, ये भी खास इंसान है यहाँ पे, अमित बैनर्जी, जो एज CMD इन्होंने पद संभाला है यहाँ पर। तो इनके ऊपर भी भरोसा रखते हुए, कंपनी के थोड़े से प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट बाजू में रखते हुए, इनके ऊपर भी भरोसा रखते हुए ये भी खास चीज़ बनाएंगे रेल एंड मेट्रोस के अंदर खास करके। तो यहाँ पर ये स्टॉक इस वजह से भी थोड़ा सा खास बनता है। तो आप लोगों ने, वापस से कह रहा हूँ, टेक्निकली फंडामेंटली स्टडी करनी है एनुअल रिपोर्ट, और साथ ही साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे स्टडी करना है, उसके बाद ही इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, यानी डिसीजन लेना है। और आने वाले कुछ समय में यहाँ पे जो नवंबर दिसंबर की सीरीज रहेगी, इसके अंदर हम सारे के सारे जितने भी अच्छे स्टॉक होंगे यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड, वो सारे के सारे स्टडी करेंगे, उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, यानी वो सारी चीजें देखेंगे यहाँ पर। तो अभी इस वीडियो को मैं यही पर खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा, काम का लगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है क्वेरी है भी तो नीचे कमेंट जरूर करना। फिर से एक बार कह रहा हूँ, बहुत फास्ट बोल रहा हूँ तो इस वजह से जो शब्द है लड़खड़ा रहे हैं यहाँ पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल वाला नहीं तो काला वाला बटन होगा, उसको दबा देना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।